हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन। और मैंने आपको बताया था डायमेंशन के 3 यूजेस होते हैं और 3 में से एक यूज हम पढ़ चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सेकंड यूज एंड सेकंड यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या बात कर रहे थे? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फर्स्ट यूज, दैट वाज एक यूनिट से या एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायमेंशन की हेल्प से। वो हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजें स्टडी करी थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कितनी अमेजिंग और कितनी बढ़िया चीज है। मतलब फॉर्मूला देख के तुम बता सकते हो कि फॉर्मूला गलत है कि सही है। नो डाउट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, बट हम इसको देख के बता सकते हैं कि सही फॉर्मूला दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है। उसके लिए ना हम एक कंसेप्ट, पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर तुम किसी चीज को ऐड करो, मान लो हम एडिशन करते हैं, हम किसी चीज को ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड करेंगे 2 + 3 + 5 ऐसा कुछ। ये 2, 3, 5 की कोई यूनिट नहीं है, इसलिए सीधा सीधा ऐड हो गया, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे लिखें 2 kg + 5 kg + 10 kg इक्वल टू क्या, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर इज इक्वल टू 17 kg। अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ है कुछ है कुछ है और ये सबका सम है ना। यूनिट कुछ है, सेम है सेम है सेम है। इसका मतलब क्या समझ आया? जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते होंगे ना, तो हमेशा हर एक फैक्टर में यूनिट की वैल्यू सेम होती होगी। नो डाउट न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकती है, देखो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, बट यूनिट सेम 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 सेम। आपको ये बात समझ में आई बेटा जी? चलो थोड़ा सा और समझाता हूं। किसी ने हमसे क्वेश्चन करा कि आज मैं मार्केट गया था और मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज करके लाया। मैंने कहा क्या क्या परचेज करके लाए? उसने ऐसे ही बात करी मेरे से। मैंने कहा क्या क्या परचेज करके लाए? उसने बोला मैं 5 kg तो वेजिटेबल्स खरीद के लाया। ओके, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। प्लस 5 मिनट खरीद के लाया, प्लस 10 एम्पियर लाया, प्लस 50 केल्विन लेके आया। मैंने कहा टोटल कितना लाए? क्या बोलेगा वो? ये लॉजिकल बात थी कि इलॉजिकल बात थी? ये 100% इलॉजिकल बात है। 5 kg में 5 मिनट ऐड नहीं हो सकते, 10 एम्पियर ऐड नहीं हो सकता, 50 केल्विन ऐड नहीं हो सकता। और फाइनली यहां पे क्या लिखेंगे? कौन सी यूनिट लिखेंगे? हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम केजी लिखें, मिनट लिखें या क्या लिखें। वी आर नॉट श्योर। इसका मतलब क्या समझ आया? जब भी चीजें ऐड होती हैं तो उनका जो यूनिट होता है वो अलग 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 नहीं हो सकता। इट शुड बी सेम। जैसा यहां पे है, जैसा यहां पे है, जैसा यहां पे है, वैसा यहां पे है। ये केवल एडिशन की बात नहीं हो रही, सब्ट्रैक्शन की बात भी हो सकती है। पहले ना मैंने ना पहले वेजिटेबल्स खरीदे और वो थे 10 kg। उसमें से मेरे को लगा ये ज़्यादा खरीद लिए मैंने, तो मैंने उसको क्या करा? उसको मैंने 3 kg वापस कर दिए, 3 kg वापस कर दिए। तो 3 kg, तो मेरे पास कितने बचे होंगे फिर? तो आप बोलोगे सर 3 kg वापस कर दिए तो मेरे पास बचे होंगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे कितने बच गए? 7 kg। ये ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? बेटा ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि यहाँ की यूनिट, यहाँ की यूनिट और यहाँ की यूनिट कैसी है? सेम है। हाँ, ये रूल मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जा सकता है। जैसे जब हम स्पीड निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब यहां पे डिस्टेंस अलग यूनिट है और टाइम अलग यूनिट है, लेकिन हम उनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब हम फोर्स निकालते हैं तो हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है इसकी डिफरेंट यूनिट है, इसकी डिफरेंट यूनिट है, इसकी डिफरेंट यूनिट है, बट ये पॉसिबल है। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये चीज सही है। अगर मैं बोलूं स्पीड तो इक्वल टू लिखोगे डिस्टेंस अपॉन लिखेंगे टाइम। ये सही है। देखो ये डिफरेंट यूनिट है, ध्यान से देखो, ये डिफरेंट यूनिट है, ये डिफरेंट यूनिट है और ये आपस में डिफरेंट यूनिट है। नो डाउट ये दोनों मिलके वही यूनिट बनाते हैं जो इसकी यूनिट है, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो दे आर नॉट सेम। सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन, वी कैन डू लाइक अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम आपस में रिलेट करा सकते हैं। लेकिन जब भी कभी हम एडिशन की बात कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम सेम होनी चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सही है
और ये बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल सही है। इतना क्लियर हो गया? मतलब अगर हम करेक्टनेस की बात करने जा रहे हैं ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जब भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, लेकिन उनकी यूनिट हमेशा हर फैक्टर में कैसी आती हैं? सेम आती हैं। तो इसी को हम एक बेसिक कंसेप्ट मान के आगे चलते हैं। इसको पढ़ो, क्या लिखा है। only that formula is correct in which the dimensions of various fundamental units on one side of the relation are equal to their respective dimension on the other side of relation। क्या मतलब समझ आया? मतलब ये समझ में आया, जो ये बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और अगर आपसे कोई बोले कि x और y फिजिकल क्वांटिटीज हैं और z भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब यहां की डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम नहीं होंगी तो फॉर्मूला सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हुआ लेफ्ट साइड में डायमेंशन और राइट साइड में डायमेंशन कैसी होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। तो ये इसी डेफिनेशन के बारे में लिखा है। ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशंस ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ रिलेशन। बच्चों को इतनी बात समझ में शायद आ गई होगी। ऐसा करते हैं कि हम लोग आगे देखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल, कोई हमसे बोले कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और फिर कोई हमसे कहता है चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। हमें यह चेक करना है कि यह फॉर्मूला सही है कि गलत है। डायमेंशनली चेक करना है हमने, ध्यान रखो, है ना। तो इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है मैं आपको पहले बताऊं, या इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन यह है कि जो कांस्टेंट्स है ना, कांस्टेंट्स, हम उनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कांस्टेंट पता नहीं क्या होंगे, हमें नहीं आइडिया, लेकिन हम किसके बारे में कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जो इनकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये गिवन फॉर्मूला है ना, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, हम जानते हैं 2 पाई, आपको पहले पढ़ाया था डायमेंशन लेस कांस्टेंट, याद होगा ना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसमें से 2 पाई है ना, ये चीज इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन किसकी होती है? एल, जी और टी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले LHS की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है? ध्यान से देखो, टाइम पीरियड दिया है ना, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड टाइम होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? इसकी डायमेंशन आएगी m0, L0 एंड t। टाइम पीरियड का मतलब टाइम, और टाइम की डायमेंशन t होती है। ये LHS आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। जब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? हम बात करेंगे अंडर रूट एल बाई जी, या हम बात करेंगे एल पावर हाफ जी पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू एल का मतलब तो सिंपल एल होगा, जिसकी पावर क्या आ रही है? हाफ आ रही है। और जी का मतलब क्या होता है? याद करो, जी मतलब एक्सेलरेशन ना। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एल का मतलब लेंथ होता है, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन याद होगी आपको, एल टी पावर -2 रेस टू पावर -हाफ। आई थिंक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आप इस वाले में एल की पावर कितनी है? हाफ, और इस वाले में एल की पावर कितनी है? -हाफ। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। और सुनो, यहाँ पे टी की पावर कितनी है? -2, और फिर उसकी पावर कितनी लगेगी? -हाफ। तो ये कितना बन जाएगा? टी का पावर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा। कितना? 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिलता है राइट हैंड RHS की डायमेंशन जो मिलती है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ जाती है बेटा? सेम टू सेम m0, L0 एंड t। इससे क्या पता चलता है? लेफ्ट साइड की डायमेंशन इक्वल टू राइट साइड की डायमेंशन। इसका मतलब हुआ फॉर्मूला इज डायमेंशनली
करेक्ट। अब ये डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या ये इनकरेक्ट हो सकता है? आंसर आएगा हाँ हो सकता है। इसकी लिमिटेशन पता क्या है? मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे, इसके बारे में भी बताता हूँ केवल कि यहाँ पे लिमिटेशन क्या है। यहाँ लिमिटेशन ये है कि अगर t इक्वल टू 2 की जगह 3π√L/g लिखा होता ना, या t की जगह 1000√L/g लिखा होता, तो भी हमें से सही बोलना पड़ता। कारण है जो 2π 3π कुछ भी आएगा उसकी डायमेंशन तो होती नहीं ना। मतलब अगर किसी पूछने वाले ने ये पूछ लिया होता कि प्रूफ करो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है, तो तुम क्या बोलते? ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। रीजन, हम करेक्टनेस किसकी देख रहे हैं? कांस्टेंट्स की देख रहे हैं कि डायमेंशन की देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की देख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटी की देख रहे हैं। हमने डायमेंशन किसकी इक्वेट करी? इसकी इसके साथ इक्वेट करी है। क्या हमने कांस्टेंट को साथ में लिया? बिल्कुल नहीं लिया। अगर यहां पे कोई क्वेश्चन पूछने वाला ये बोल देता कि वी हैव अ फॉर्मूला t इक्वल टू दिस 1000√L/g, प्रूफ करो ये फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो तुम्हें इसको भी बोलना पड़ता करेक्ट है, क्योंकि हम अपने फॉर्मूले के सॉल्यूशन में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है कि पूछने वाला कांस्टेंट्स अगर डाल देता है एक्स्ट्रा या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता है तो हम उसको चेक नहीं कर सकते कि वो सही में है कि वो गलत दिया हुआ है। इतना आई थिंक समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। तुमसे कोई बोलता है कि लेट्स से वी हैव एग्जांपल v इक्वल टू u प्लस 80, और कोई बोलता है चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। कोई बोलता है डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करो। तो अभी अभी मैंने यहां पे थ्योरी क्या पढ़ाई थी आपको? ये देखो बेटा, दिस वन क्या लिखा है यहां पे? ओनली दैट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑन वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ रिलेशन। ध्यान से देखें, अगर हम इस वाले में यहां पे लेफ्ट साइड कौन सा है? यहां पे लेफ्ट साइड ये है, और राइट साइड कौन सा है? राइट साइड ये है। राइट साइड में एक फैक्टर है कि दो फैक्टर हैं? राइट साइड में दो फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई में है कि एडिशन में? एडिशन में। जब एडिशन में होते हैं तो क्या होता था, याद करो? जब एडिशन में होते हैं तो हमें मालूम है कि इसका डायमेंशन वही आना चाहिए जो इसका डायमेंशन आएगा, और जो इसका डायमेंशन आएगा वही इसका आना चाहिए। वो याद नहीं है 2 kg प्लस 5 kg प्लस 10 kg इक्वल टू 17 kg? 2 के साथ भी क्या लिखा था? kg। 5 के साथ भी क्या लिखा था? kg। 10 के साथ kg, और बाद में 17 के साथ भी kg। इसका मतलब इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आपको क्लियर हो रहा है ना? ठीक बात है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज दिया हुआ आपको? v, और हम जानते हैं v क्या होता है? v होता है स्पीड या वेलोसिटी। और इसको हम कैसे बोल रहे होते हैं? इसकी डायमेंशन बोल रहे होते हैं m0। याद है मैं अच्छे से? दिस इज m0 l t-1, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में दो फैक्टर हैं। हम सबसे पहले बोलते हैं u क्या होता था? ये भी तो वेलोसिटी होती थी। कौन सी वाली? लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी होती थी, याद होगा आपको थोड़ा सा। और वो v क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी होता था, बट चीज तो सेम है ना। सो u इज इनिशियल वेलोसिटी, और अगर ये वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी? m0 l t-1। चलो सही है। अब हम बात करते हैं at। यू नो व्हाट इज a? व्हाट इज a इज बेसिकली एक्सेलरेशन इनटू t का मतलब क्या हुआ? टाइम। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज lt-2। बेटा व्हाट इज टाइम? टाइम इज t। सो क्या बन जाता है फाइनली? ये lt-1, या हम इसको और अच्छे से लिखें तो m0 l t-1। नाउ लुक एट दिस, सबका डायमेंशन सेम है कि अलग अलग है? v का डायमेंशन देखो, v का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, u का डायमेंशनल फॉर्मूला और at का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है? इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? हम बोलेंगे अबव रिलेशन इज करेक्ट। ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? अब रिलेशन इज करेक्ट, ये सही नहीं लिखा हुआ है। हमें नहीं पता सच में ये पूरी तरह से करेक्ट है कि पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। उसका कारण ये है
कि बेटा अगर यहाँ पे किसी ने 2 लिख दिया होता ना, तब भी अगर हम डायमेंशन देखते दोनों तरफ की तो वो सेम आती, जबकि हमें अच्छे से मालूम है v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, v इक्वल टू यू प्लस 280 नहीं होता। बट अगर पूछने वाला आपसे पूछ लेता ना कि चेक करो v इक्वल टू यू प्लस 280 करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है, तुम बोलते करेक्ट है। कारण तुम क्या करते, तुम पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते, फिर तुम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते, फिर तुम 80 की डायमेंशन नहीं निकालते, 280 की डायमेंशन निकालते। बट 2 की डायमेंशन तो होती नहीं है, तब भी डायमेंशन कितनी आती, तब भी डायमेंशन वही आती जो यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू तुम एक्स्ट्रा ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशनली फॉर्मूला सेम आना है। बट एक्चुअली हमें अच्छे से मालूम है ये फॉर्मूला सही तो नहीं है ना, फॉर्मूला तो ये गलत है, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाता। इसलिए जब भी हम किसी फॉर्मूले को देख रहे होंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि वो फॉर्मूला सही है, हम ये बोल सकते हैं कि वो डायमेंशनली सही है कि डायमेंशनली सही नहीं है। सो जो हमें दिखाई दिया सामने v इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, v इक्वल टू यू प्लस 80, हम ये नहीं लिखेंगे कि अब रिलेशन इज करेक्ट, वो तो अलग बात है, हमें मालूम है कि करेक्ट होता है, अदरवाइज हम लिख नहीं सकते कि ये करेक्ट है। हम क्या लिखेंगे, अब रिलेशन इज व्हाट, डायमेंशनली करेक्ट। सो ऊपर वाला रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बाकी करेक्ट न्यूमेरिकल के हिसाब से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई थिंक क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, अगेन एग्जांपल, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड s इक्वल टू 20 UT प्लस 30 AT स्क्वायर, 20 UT प्लस 30 AT स्क्वायर। चेक करो दोनों को, कितने हैं, दो फॉर्मूले हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर की। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, s, और s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी आएगी, m0 l t0। आई बिलीव क्लियर है आपको। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में दो फैक्टर हैं, हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूटी की बात करते हैं। यूटी का क्या मतलब हुआ, यूटी का मतलब हुआ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बेसिकली यू कौन सी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, बट हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती थी, lt माइनस 1, हमें अच्छे से पता है। टाइम की डायमेंशन आएगी t, फाइनली क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी l, और अगर हम कंप्लीट लिखते हैं तो m0 l t0। ये किसका डायमेंशन आया, ये आया ut का। अब हम बात करते हैं हाफ AT स्क्वायर। तो अब हम बात कर रहे होते हैं हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर का मतलब हुआ, आपको पता हाफ की डायमेंशन नहीं होती, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या लिख रहे होंगे, ए का मतलब क्या था, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2, टाइम का मतलब होता है t, उसका है स्क्वायर, वैल्यू आती है l, या हम पूरा लिखेंगे तो m0 l t0। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज डायमेंशनली, क्या लिखेंगे हम, करेक्ट। इट इज डायमेंशनली करेक्ट। बहुत अच्छी बात है, ये हमें समझ में आ गया। वैसे भी हमें समझ में आता था कि सर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हमने वैसे भी ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ा हुआ है, ये तो समझ में आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या आ गया, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, मेरे मन में आया, मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली। अब तुम चेक करो कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, सर हम ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है, हम इसकी डायमेंशन जरूर चेक कर सकते हैं। तो हम फिर से कैसे चेक करेंगे, चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव दिस सेकेंड पार्ट, s इक्वल टू क्या लिखा था वहाँ पे, 20 UT प्लस 30 AT स्क्वायर। तो वील हैव दिस 20 UT प्लस 30 AT स्क्वायर। दोबारा हम बात करते हैं LHS। अभी हमने समझा हुआ था LHS में क्या था, s, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला था हमने, क्या आएगा, m0 l t0। सही हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, 20 UT की,
और जब हम इसकी बात करेंगे, आपको पता है 20 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, 20 होता है या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू को हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। 20 हमने लिया नहीं, वैल्यू क्या आएगी, अगेन सेम ही तो आ रहा था ना जब हमने पहले निकाला था, m0l/t0। दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। सिमिलरली हम बात कर रहे होंगे 30 at², और इसको क्या लिखेंगे, 30 की तो कोई डायमेंशन नहीं बेटा, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब हुआ टाइम, उसका स्क्वायर, एंड दिस इज LT-2 और t⁻², बिकम्स व्हाट, l = m0l/t0। क्या समझ में आ गया कि डायमेंशन ऑफ बोथ साइड कैसी है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। मैं ये आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि बेटा करेक्ट में और डायमेंशनली करेक्ट में फर्क है। हम इस वाले कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस कंसेप्ट से हम डायमेंशनली करेक्टनेस बता सकते हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि सर पूरा का पूरा फॉर्मूला सही है कि गलत है, क्योंकि फॉर्मूले में तो कांस्टेंट्स भी आते हैं और वेरिएबल्स भी आते हैं। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएंगे उनके बारे में प्रेडिक्शन कर पाना हमारे लिए, 20 और 30 के बारे में प्रेडिक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ सच में 20 ही होना चाहिए था कि 20 नहीं होना चाहिए था। देखते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल। SNth = u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, 2n-1, और कोई हमसे बोलता है चेक करेक्टनेस ऑफ अबव रिलेशन, जहां पे SNth का मतलब है डिस्टेंस इन nth सेकेंड, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, और n का मतलब क्या है, n का मतलब है nth सेकेंड। हम जिस टाइम की बात करते हैं ये वो है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहां से देखो, देखने में ऐसा लग रहा है, अगर हम यहां देखते हैं क्या लिखा है, SNth का मतलब हुआ डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ये लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है देखने में जैसे ये डिस्टेंस हो, एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है, ये है डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। nth बोला ना, nth का मतलब n सेकेंड में है कि 1 सेकेंड में। nth का मतलब हुआ, जैसे मैं आपसे बोलूं 10th सेकेंड, तो 10th सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 10th सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड नहीं है, 10th सेकेंड का मतलब हुआ लास्ट वाला सेकेंड, जो 9 सेकेंड के बाद वाला सेकेंड है ना, दैट इज दी 10th सेकेंड। इन शॉर्ट बोला जाए तो दिस इज डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। s का मतलब क्या है, SNth का मतलब है डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड, और SNth को ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड। तो हम यहां पे टाइम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, लिखा यहां पे देखने में ऐसे लग रहा है कि ये डिस्टेंस है, बट ये डिस्टेंस नहीं है, ये है डिस्टेंस इन 1 सेकेंड और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली SNth का नाम है डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड का मतलब हुआ nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब हुआ इन 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड। तो SNth का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा, देखने में डिस्टेंस लग रहा है, बट एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इसकी डायमेंशन आएगी L डिवाइडेड बाय T, और वो क्या हो जाएगा, m0LT-1, ऐसे कुछ है। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया था लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करा तो हो गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में वी हैव दिस u, और u का मतलब वेलोसिटी था, हमें अच्छे से मालूम है, और वेलोसिटी की डायमेंशन फिर से आएगी m0L/T-1। ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरा वाला फैक्टर, दैट इज हाफ a इंटू 2n-1। अगर आपको मोशन आपने पढ़ा हो, बट नहीं, 9th स्टैंडर्ड तक ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, बट आपको बताता हूं मैं। n का मतलब हुआ n सेकेंड्स, और यहाँ पे जो -1 है ना, ये -1 का मतलब होता है बेसिकली 1 सेकेंड। ये भी टाइम है और ये भी बेटा टाइम है।
n सेकंड बोला ना, सेकंड, इसका मतलब ये भी टाइम है, और जो -1 होता है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है भाई, ये एक्चुअली 1 सेकंड होता है, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। तो उसके हिसाब से जब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो वो आएगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में क्या लिखा है, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू क्या, n का मतलब टाइम, 1 का मतलब टाइम, टाइम माइनस टाइम इज व्हाट, टाइम। तो ये आएगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस वाले रिलेशन को बहुत ध्यान से देखना, स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ना है इसको। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब देखने में लग रहा है कि थोड़ी देर को आपको लगेगा कि मतलब हो क्या रहा है, बट आप एक बार अच्छे से देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या लिखेंगे हम, LT-2, और टाइम को क्या लिखेंगे, t। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा LT-1, या हम इक्वल टू लिख सकते हैं m0 LT-1। तो हर एक फैक्टर की डायमेंशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज डायमेंशनली, क्या बोलेंगे, करेक्ट। ये फॉर्मूला कैसा है बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ठीक है, हम देख रहे हैं करेक्टनेस हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो किस हिसाब से वैल्यूज आ रही हैं। चलो एक काम और करते हैं हम, अब हम बात करते हैं कि we have example, and let's say somebody says that z equal to ax square plus bt square, कोई आपसे ऐसे बोल देता है, और फिर somebody says कि z is speed, z is speed, x is displacement, x is displacement and t is let's say time। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है, ये किसी बुक में नहीं है, तो मैं रैंडमली कुछ भी बना रहा हूं। मैंने एक रिलेशन बना दिया, z इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर, जहां पे z क्या चीज़ है, स्पीड है, ये हमें पता है ऑलरेडी। x क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमें पता है, और t क्या चीज़ है, टाइम है, ये भी हमें पता है। और कोई तुमसे कहता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। किसी ने ये पूछ लिया कि a और b की डायमेंशन बताओ, अब हमने सोचना है कैसे निकालें। तो पुरानी वाली बात याद करो बेटा, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन अलग अलग की सेम सेम, जल्दी बोलो, अलग अलग की सेम सेम, सेम सेम। ये क्या चीज़ है, स्पीड, तो ये क्या चीज़ होगी, स्पीड, ये क्या होगी, स्पीड। z की डायमेंशन क्या है, LT-1, तो ax स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, LT-1, और bt स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, LT-1। स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ z इक्वल टू m0 LT-1, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ये स्पीड है, तो फिर डायमेंशन ऑफ ax स्क्वायर इज ऑल्सो क्या, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ax स्क्वायर इक्वल टू m0 LT-1। बेटा सही है। अच्छा, x किसको बोला था मैंने, x बोला था डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, L2 इज इक्वल टू m0 LT-1। L स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, m0 L-1 T-1। आई थिंक क्लियर है, यहां से हम एक ही डायमेंशन कैलकुलेट कर पाए। अगेन हम दोबारा फिर से बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या था, BT स्क्वायर इज ऑल्सो, क्या बोलेंगे, सेम। डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज ऑल्सो सेम। तो अभी हम क्या लिख रहे होंगे, BT स्क्वायर की डायमेंशन फिर से हम क्या लिखेंगे, m0 LT-1। यहां से b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, t का मतलब टाइम है ना, तो टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, m0 LT-1 डिवाइडेड बाय t⁻²। यस नो, बहुत अच्छी बात है। t⁻² को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा ना। तो b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, b की डायमेंशन आएगी m0 LT⁻³ आई होप इतना क्लियर है। यहां से हमने b की डायमेंशन भी कैलकुलेट
कर ली। तो ये मेथड होते हैं अलग अलग अननोन की डायमेंशन को कैलकुलेट करने के, अगर हम इस वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो। एक और क्वेश्चन बड़ा फेमिलियर सा है, बहुत फेमिलियर है, मैं वो भी कराता हूं आपको। वो है वॉन डर वॉल इक्वेशन, अगर आपने नाम सुना हो। वॉन डर वॉल इक्वेशन, सी गैसेस होती है ना, गैसेस दो तरह की होती हैं, रियल और आइडियल। आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकें या जिनको लिक्विड में कन्वर्ट ना कर सकें, और रियल गैसेस कौन सी होती हैं, जिनको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सके। जैसे हमारे घर के एलपीजी सिलेंडर में जो गैस आती है वो गैस फॉर्म में नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये आइडियल की कैटेगरी में आएगी कि रियल की कैटेगरी में आएगी? ये रियल की कैटेगरी में आएगी। तो वॉन डर वॉल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशन प्रोवाइड करा था आइडियल गैस के लिए नहीं, बट किसके लिए? रियल गैस के लिए। ये मैंने आपको ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो वॉन डर वॉल का इक्वेशन है, और वो क्या है मैं लिख देता हूं। वॉन डर वॉल्स इक्वेशन वो है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताता कहाँ से आया कैसे आया, बस इतना मान लो P का मतलब प्रेशर है, P का मतलब प्रेशर है, और V का मतलब वॉल्यूम है, R मतलब गैस कांस्टेंट है, और T मतलब टेम्परेचर है। मैं लिखवाना नहीं चाह रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। और कोई तुमसे बोलता है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। कोई बोलता है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, फिर उसके बाद में करवाता हूं। बेटा सोचो सोचो, अच्छे सोचो कैसे करेंगे। तो अब तुम एक बात बोलोगे, तुम बोलोगे सर आपने बताया था कि जब चीजें ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई में रूल नहीं एप्लीकेबल, जब चीजें ऐड होती हैं तो डायमेंशन हर फैक्टर का कैसा आता है? सेम आता है। इसका मतलब यहां देखो, दिस इज एडेड विद दिस, सो डायमेंशन ऑफ P एंड डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर मस्ट बी कैसा? सेम। ऑन द अदर एंड दिस एंड दिस आर सब्ट्रैक्टेड, अगर ये दो सब्ट्रैक्ट होंगे तो भी इनकी डायमेंशन कैसी होगी? सेम होगी। याद नहीं है वो kg प्लस kg प्लस kg? इसका मतलब अगर दो फैक्टर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशन बेटा सेम आएगी, दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशन भी कैसी आएगी? सेम आएगी। बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? डायमेंशन ऑफ P। हो गया ना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या लिखेंगे बेटा? A के बारे में कुछ नहीं पता, V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है? L क्यूब, उसका क्या आ रहा है? स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, P का मतलब क्या है? प्रेशर, प्रेशर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया, उसकी डायमेंशन मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, ML -1 T -2। यस नो? यहां से L इधर आ गया, A अपॉन L पावर 6 लिखा है, वहां चला जाएगा तो A इक्वल टू आएगा M L -1 T -2 L पावर 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? M L5 T -2। यस नो? बहुत अच्छी बात है। किसकी डायमेंशन निकाल ली हमने? हमने A की डायमेंशन निकाली। फिर हम दोबारा क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ B हमें निकालना है तो क्या आएगा? और B की डायमेंशन जानते हैं कितनी होती है? L क्यूब या M0 L क्यूब T0 ऐसे लिख सकते हैं। ये किसकी डायमेंशन आ गई है? ये B की डायमेंशन आ गई। क्लियर हो गया? ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम अननोन की वैल्यूज को, मतलब हम अननोन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन की करेक्टनेस भी देख सकते हैं इस वाले रिलेशन से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ डायमेंशन को इक्वेट करके देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, और वो लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का, P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, जहां पे मैं लिखवा देता हूं, मैं बोलता हूं, आप लिख लो। वेयर P इज पावर, क्या लिखा मैंने? वेयर P इज पावर
x is distance and t is time. Find dimension of a and b. क्या बोला मैंने? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. बहुत अच्छी बात है. गुड. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें डायमेंशन निकालना है मान लो बी का. तो हमें एक चीज दिख रहा है ना कि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना. इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा. एक्स क्या चीज है? डिस्टेंस है. तो बी का डायमेंशन क्या आएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर. तो हम सीधा बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? m0 l2 t0. निकल गया? हो गया ना? बात समझ आ गई. बहुत ही बढ़िया. अब हमने बात करनी है ए की. ए का डायमेंशन निकालने के पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. p इक्वल टू था b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी. बेटा a को हम लेफ्ट में ले जाते हैं. यहां से आएगा b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इंटू टी. बेटा b माइनस एक्स स्क्वायर, b का डायमेंशन भी क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर. और x का डायमेंशन भी क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा बच्चा डिस्टेंस का स्क्वायर. p का मतलब क्या है? पावर. और t का मतलब क्या है? टाइम. नाउ दिस इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? L2. पावर याद करो क्या होता था? वर्क अपॉन टाइम होता था ना बेटा. वर्क अपॉन टाइम. और करवाया हुआ मैंने सारा कुछ. और उसकी डायमेंशन होती थी m L2 t माइनस 3. ये पावर की डायमेंशन होती थी. ये हम लोग ऑलरेडी टेबल में पढ़ चुके हैं. ये होता था वर्क अपॉन टाइम. वर्क की डायमेंशन होती थी ml2 t माइनस 2. डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम. इतना ओके है. नाउ दिस इक्वल टू, अच्छी बात क्या है? ऊपर L2 नीचे L2 खत्म. क्या बच गया बेटा? m ऊपर जाके बन जाएगा m माइनस 1. L में नहीं बचेगा कुछ भी. नीचे हो जाएगा, नीचे होगा t पावर माइनस 2. क्योंकि यहां पे t पावर माइनस 3 है, यहां पे 1 है तो माइनस 2. ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ऊपर जाके बनेगा t पावर 2. तो दिस इज डायमेंशन ऑफ a. बेटा कैलकुलेट कर लिया हमने a का डायमेंशन भी निकाल लिया, हमने b का डायमेंशन भी निकाल लिया. और हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि डायमेंशनल करेक्टनेस को हम कैसे देखते होते हैं. आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपका ग्रिप आ जाएगा सारे के सारे क्वेश्चंस पे. सो मजा आया मेरे को आज पढ़ा के. थैंक यू सो मच. अच्छे से पढ़ाई करो एंड बढ़िया से असाइनमेंट और बुक बढ़िया से सॉल्व करते रहो. थैंक यू बेटा. बाय बाय.